झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष बाबूलाल मरांडी इस समय बीजेपी के राज्य में सबसे व्यस्त नेता हैं। पूरे चुनाव की रणनीति बाबूलाल मरांडी ही देख रहे हैं। हमारे रांची संवाददाता मधुकर आनंद ने पूरे चुनाव और चुनावी मुद्दों पर बाबूलाल मरांडी से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। झारखंड में लोकसभा का चुनाव अंतिम 4 चरणों में होना है। जाहिर है इस लिहाज से झारखंड के चुनाव का प्रचार जो है वो अब चरम पर पहुंच गया है। बीते लंबे समय से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में बाबूलाल मरांडी जी लगातार पूरे राज्य का दौरा करते रहे हैं। कई इलाकों में जब से चुनाव की घोषणा हुई है उसके बाद से इनका दौरा और ज़्यादा बढ़ गया है। लगातार कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें चल रही है, बूथ स्तर पर मैनेजमेंट चल रहा है। इस बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 2 दिवसीय झारखंड दौरा हो गया, 3 सभाएं हो गई, लंबा रोड शो हो गया। माहौल बहुत कुछ बदल चुका है, धीरे धीरे और बदल रहा है। ऐसे में हमारे साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी हैं, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री के रूप में इनका कार्य जो है वो आज तक याद किया जाता है। हमारे साथ चुनावी बातें करने के लिए साथ में हैं। बाबूलाल जी, आपका सबसे पहले बहुत स्वागत है। और पहला सवाल कि चुनावी लिहाज से तैयारियां तो दौरे ये सब तो हम लोग देखते ही रहे हैं, चुनावी लिहाज से बीजेपी आज कहाँ खड़ी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 365 दिन काम करने वाली पॉलिटिकल पार्टी है और जब कभी आपदा विपदा भी होता है उस समय भी समाज के बीच पार्टी खड़ी रहती है और हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। और इसलिए अगर आप कहें कि पार्टी लगातार सक्रिय रहती है और चुनाव जब होता है तो फिर चुनाव के दृष्टिकोण से और अधिक सक्रिय होता है। आपको ध्यान में होगा कि आज से 6 महीना पहले हमने राज्य के एक बार सभी विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर चुके हैं और सभी विधानसभा क्षेत्रों में जो पोलिंग बूथ स्तर के जो कार्यकर्ता है उन लोगों के साथ एक बार हमने संवाद किया है। चुनाव घोषणा होने के बाद जो एक विधानसभा क्षेत्र के लिए, एक मंडल के लिए, एक लोकसभा क्षेत्र के लिए मैंने खास लोगों को जिम्मेवारी दे करके काम में लगाना, तो इतना काम हम सब लोगों ने किया। लोग काम भी कर रहे हैं, लगे हुए भी। इसलिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री का भी जो कार्यक्रम, 3 कार्यक्रमों की आप चर्चा की है 4 लोकसभा क्षेत्र में और एक रोड शो भी हुआ। तो कोई बहुत पहले से कोई सूचना, कोई ऐसा कुछ नहीं था। 2-4 दिन पहले बताया गया कि भाई प्रधानमंत्री आ रहे हैं, तो हमारे सिस्टम बिल्कुल सब जगह खड़ा है, लोग खड़े हैं, सब जगह तैयार हैं, तो हमें कोई दिक्कतें नहीं होती है। नहीं तो कभी होता है ना कि भाई आप इतना जल्दी कर रहे हैं, कैसे लोग इकट्ठे होंगे। जैसे रोड शो ही हुआ, तो रोड शो जिस दिन हो रहा था उससे पूर्व 3 तारीख को रोड शो था, 2 तारीख को हम गिरिडीह से चले, क्योंकि गिरिडीह में 2 तारीख को कोडरमा लोकसभा का नामांकन था और वहाँ से आए हवाई अड्डा, वहाँ चौपर से उतरे और बाहर निकल रहे थे तो दिल्ली से टेलीफोन आया केंद्रीय कार्यालय से, कल पीएम रुकेंगे वहाँ पर और एक छोटा ही एक रोड शो हो जाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। हम लोग कहा हो जाएगा। फिर वहाँ आया तो रात में पदाधिकारियों को बुला करके मैंने बताया कि ऐसे ऐसे है, तो ये लोगों ने बैठकें शुरू कर दी रात भर और दूसरे दिन फिर रोड शो हो गया। तो कहने का मतलब क्या है कि जब संगठन पूरी बिल्कुल व्यवस्थित रहता है, तैयार रहता है, तो फिर ये कोई दिक्कतें नहीं होती है कि भाई कब क्या हो रहा है। इसलिए चुनाव हमारे लिए कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। चुनाव तो होता ही है, तो चुनाव हमें जीतना ही है। तो मैं कह सकता हूँ आज के तारीख में पार्टी पूरी तरह से बिल्कुल तैयार है। अब जो हम सब लोग कर रहे हैं, जो पहला चरण का जो चुनाव है, अब घर घर संपर्क करने के 2-3 दिन लगेंगे। जब भी चुनाव की तैयारी होती है इसमें कहीं 2 राय नहीं कि बीजेपी ऐसी पार्टी है, हम लोग भी इस बात को देखते समझते रहते हैं कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो कि हमेशा चुनाव की तैयारी करती रहती है। एक चुनाव खत्म हुआ नहीं कि दूसरे के लिए तैयारी शुरू हो गई। एक चुनाव की तैयारी के दौरान दूसरे की भी रणनीति दिमाग में रही। लेकिन तमाम चीज़ों के बावजूद इतना तो आप मानते होंगे कि कई चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों का आकलन कैसे किया है आपने? देखिए, चुनौतियां तो रहती ही है।
अब चुनौती नहीं रहेगी तो फिर काम करने में कोई मज़ा भी नहीं आता है। वो सब हर क्षेत्रों की हम लोग देखते हैं कि भाई कौन कौन ताकत है जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ी है या नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनने से रोकने के प्रयास करे। उन ताकतों को सबको पता है, दुनिया को पता है, हम लोगों को भी पता है। तो फिर हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई हम कौन सी समुदाय है या कौन से ग्रुप है या कौन सा क्षेत्र है हमारे लिए जहाँ और अधिक से अधिक लोगों को अपने साथ हम जोड़ सकें, क्योंकि हम सब लोगों की एक टारगेट है, जब तक 50+ हम वोट नहीं लाते हैं तो अपने आप को हम श्योर नहीं कर पाएंगे कि अभी हम सीट जीत ही जाएंगे। जिस प्रकार के यानी हमारे जो विरोधी है वो अपनी चालें चलती है, नए नए मुद्दा, नए नए इशू जो बिना मतलब का भी वो खड़ा करते हैं, अंदर अंदर भी प्रचार करते हैं। जैसे आपने देखा होगा प्रधानमंत्री को बोलना पड़ा रिजर्वेशन को लेकर। बिल्कुल, ये सवाल था मेरे दिमाग में। अब जिसका कोई मतलब नहीं है, कहीं कोई आउटपुट नहीं है, उसका फेक वीडियो बना करके दुष्प्रचारित करना कि वे नरेंद्र मोदी जी को, ये क्या कहते हैं, अमित शाह जी को बोलते हुए दिखाना कि भाई इन वर्गों के रिजर्वेशन को समाप्त करें, क्या मतलब है। तो ये जो षड्यंत्र देश भर में चल रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी या प्रदेश में भी या केंद्र के सारे लीडर उससे हम सब लोग अवगत रहते हैं, या जहाँ कहीं से भी कोई सूचना आता है तो उसको फिर हम लोग केंद्र तक भी पहुँचाते हैं। उनके यहाँ भी कोई सूचना कहीं से आता है इनपुट, तो वो भी यहाँ तक पहुँचाते हैं कि वहाँ ये चल रहा है, ये चल रहा है, उसको थोड़ा सा देखो कैसे उसको ठीक हो सकता है। तो उस सारे विषय पर चर्चाएं रोज होती रहती है। विरोधी ताकतों की बात आपने बाबूलाल जी की। कांग्रेस कितनी बड़ी ताकत के रूप में, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात करें अगर, कांग्रेस कितनी बड़ी ताकत के रूप में प्रधानमंत्री को रोकने के लिए आपको दिखाई देती है, या झारखंड मुक्ति मोर्चा कितनी बड़ी ताकत देखते हैं आप? देखिए, मैं ये कहूँगा कि कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगेगा आपको या किसी को भी लगेगा। मुझे लगता है कि ये कोई चुनौती नहीं है, क्योंकि ये लोग जो पॉलिटिक्स करते हैं नेगेटिव वोट पर पॉलिटिक्स करते हैं। जो एंटी बीजेपी जो हवा खड़ा करके समाज को जो वर्षों से लोगों को खड़ा कर रखा है, उसके बल पर ये राजनीति करते हैं। और बाकी अगर आप कहें कि उनके पास कोई पॉजिटिविटी नहीं है, अगर आज उनका आप देखें जहाँ कहीं भी, तो 2-3 चीज़ें करते हैं। जैसे ट्राइबल मुसलमानों के क्षेत्र में अलग प्रकार की बात करते हैं, ट्राइबल क्षेत्र में अलग प्रकार की बातें करते हैं। भाई बीजेपी है तो आदिवासी विरोधी है, मुस्लिम विरोधी है। ये जो घूंट पी पी करके लोगों को बरगलाने की कोशिश करते हैं। और उसमें से जैसे हमने कहा कि ये जो वोटें हैं वो कहीं ना कहीं वो अगेंस्ट में खड़े होते हैं, तो लेकिन आज मैं कह सकता हूं कि ट्राइबल में तो काफ़ी कुछ आप लोग समझा, बीजेपी के साथ काफ़ी तादाद में लोग आज जुड़े। अगर आप कहीं भी देखते होंगे बैठकों में, आज से हम लोग याद करते हैं 15 साल 20 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं तो एक आध दुकाई हम लोग दिखाई पड़ते थे। आज तो बैठकों में आदिवासी कार्यकर्ता भरे हुए रहते हैं, क्षेत्र में भी काम में लगे हुए तो भरे हुए हैं। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा तो दावा करता है कि आदिवासी आप लोगों से बहुत नाराज हैं, जिस तरह से रघुवर दास जी के समय भी नाराज थे आदिवासी, और बाद में भी नाराजगी रही, उसके बाद और भी कई कारण हैं। तो उनका दावा क्या एकदम झूठा है? नहीं, मैं ये कहूँगा कि उनका दावा झूठा नहीं, बल्कि वो झूठा प्रचार करके इस प्रकार के वो माहौल बनाते हैं। अब जैसे वो क्या कहते हैं कि भाई बार बार लोगों के बीच में जाकर के कहना कि भाई बीजेपी की सरकार बन जाएगी, बीजेपी यहाँ आ जाएंगे तो फिर क्या होगा कि आदिवासियों का ज़मीन लूट लेंगे। तो इसका पहले कोई प्रत्युत्तर नहीं जा पाता था, लेकिन अब जाने लगा। अब हम सब लोग ही साफ साफ कहते हैं कि भाई आदिवासियों की ज़मीन को किसने लूटा। झारखंड बना 23 साल हो गया, 13 साल बीजेपी की सरकार रही, हम भी मुख्यमंत्री रहे, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री, रघुवर दास जी मुख्यमंत्री। हमने कहा कि भाई बताओ कि किसी ने कितना ज़मीन लूटा। अब वो आदिवासी अब इस बात को समझ रहा है
हमने कहा कि अगर यहाँ आदिवासियों को ज़मीन से बेदखल हुआ है तो कांग्रेस के राज में लोग हुए, बड़े बड़े कारखाना खुले, खदानें खुले, डैम बने, और आदिवासियों को न्याय नहीं मिला, गांव के गांव उजड़ गया। तो कहने का अर्थ है कि हम उनके बीच बोल नहीं रहे थे, लोग कोई बोलने वाले नहीं थे, आज बोलने वाले लोग हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं, हमारे अगर दुश्मन है कोई तो ये कांग्रेस पार्टी है जिसको जेएमएम ने साथ दिए हुए हैं। अगर आदिवासियों को ज़मीन से भी उजाड़ा है तो यही लोगों ने। आज अगर आदिवासियों की ज़मीन भी सबसे अधिक है तो हेमंत सोरेन के पास है। बाबूलाल जी, ये जो जमीन लूट की बात की, आदिवासियों की जमीन को किसने लूटा? जेएमएम आरोप लगाता है, बीजेपी आदिवासी विरोधी। बीजेपी अब हमेशा कागज लेकर के आते हैं, बताते हैं कि किस तरह से ईडी ने जब छापेमारी की उसके बाद कई तरह के चैट्स निकले, तमाम चीजें निकली। अब चुनाव में इन दोनों बातों के बीच जनता को कन्विंस करना, खास करके आदिवासी समुदाय को, क्योंकि आदिवासियों के मन में जो कुछ बन गया है, आप मुझसे बेहतर समझते हैं, उसको निकालना बड़ा कठिन होता है। कैसे निकाल पा रहे हैं? नहीं, अब चूँकि उनको प्रत्यक्ष दिखाना पड़ता है। हमने कहा कि भाई आप बोलने से ही नहीं बल्कि उनको स्पष्ट रूप से दिखाना पड़ता है। और दिखाना नहीं, अगर आज जितने भी बड़े बड़े कारखाना एचईसी खोला रांची में, कांग्रेस के ज़माने में खोला, गांव के गांव उजड़ गए, आज वो गांव पता नहीं कहाँ है, कैसे है लोग। तो उसके लिए बीजेपी जिम्मेवार नहीं है, नरेंद्र मोदी उसके लिए जिम्मेवार नहीं है, जिम्मेवार तो ये लोग हैं। उस समय बड़े बड़े खदाने भी खुले, बड़े बड़े डैम भी बना, वहाँ भी गांव के गांव उजड़ गया, डूब गया। न्याय नहीं दिया तो कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया, जिसके साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का संबंध, पहले झारखंड पार्टी का भी संबंध उन्हीं लोगों के साथ रहा है। तो आज अगर हम आदिवासियों के बीच जा करके इस बात को बोलते हैं तो आप वो समझने को तैयार है। आप समझ रहे हैं भाई, बात तो सच है कि जो चोर चोर चिल्ला रहा था, चोर असली चोर तो वही है जो दूसरों के बारे में कह रहा है देखो ये चोर है, देखो चोर भाग रहा है। लेकिन सच तो वही है कि जो चोर चोर चिल्ला रहा है, चोर वही है। तो इसलिए अब लोगों को ये बातें समझ में आने लगी। अब लड़के नौजवान भी अब पढ़ लिख गए तो उनको भी अब समझ में धीरे धीरे आने लगा कि अब राजनीति में झूठ की दुकान को अब कितना दिनों तक चलाएंगे। इसलिए अब उनकी बहुत दिनों तक चलने वाला नहीं है। अगर किसी ने लूटा तो आज इनकी इतनी बड़ी सरकार है इतने दिनों से, अब तो 4.5 साल करीब होने को ही चला। तो अगर लोगों ने गलत तरीके से बाकी लोगों ने कोई लूटा तो फिर आपने उसको लौटाया क्यों नहीं? तो आप तो ये भी उनसे सवाल करेंगे लोगों ने, या सवाल कर रहे हैं। तो इसीलिए हमने कहा कि ये आप कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, इशू नहीं है, लेकिन वो लोग इसी इशू को लेकर के बार बार दोहराते हैं। इसलिए हमने कहा है कि भाई हमारे वर्करों को मैं कहता हूं कि जाकर के तुम डंके के चोट पर कहो ना, कहाँ अर्जुन मुंडा ने लूटा, कहाँ बाबूलाल मरांडी ने लूटा, या लुटेरा किसको संरक्षण दिया, लोग आए तो। और आज क्या हो रहा है आप देख लीजिए, कहाँ रघुवर दास ने लूटा। जितनी भी जमीनों से लोगों को बेदखल किया गया कांग्रेस के राज्य में, जिसके साथ इन्होंने दोस्ती कर रखा है, आज से नहीं वर्षों से इनकी दोस्ती है। एचईसी का मुद्दा जब आया तो चूंकि झारखंड की राजनीति में एचईसी एक महत्वपूर्ण मुद्दा रह जाता है। जिस तरह से एचईसी एक समय में मतलब वर्ल्ड फेमस फैक्ट्री हुआ करती थी, आज जिस तरह से एकदम रुग्ण हो गई है, खत्म हो गई है, महीनों से सालों से वेतन नहीं मिला है लोगों को। अब कल परसों भी कांग्रेस में सुबोध कांत सहाय चूंकि उस इलाके से राजनीति करते रहे, उनकी बेटी रांची से प्रत्याशी भी हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोग यही कह रहे हैं कि एचईसी को और मार देने की योजना है बीजेपी की, ताकि इसको भी किसी व्यवसायी को बेच दिया जाए। इस तरह की बातें चुनाव में बार बार कही जा रही हैं कांग्रेस की तरफ से। देखिए, कई एक आज जो जिस अवस्था में एचईसी पहुंचा है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? इन लोगों ने किया है। और मैं ये कहूँगा कि एचईसी आने वाले कल में वो ठीक होगी, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि जितना रोग, जितने भी इस प्रकार की पब्लिक
क्या बोलते हैं इसको, उपक्रम थे, सब तो लोगों ने बीमार कर दिया था। खाओ पकाओ बाकी ऐसी स्थिति में ला दिया सब। सिंदरी बंद हो गया था, अब सिंदरी चालू हो गया। एचईसी भी मैं वही कह रहा था कि एचईसी भी चालू होगा, थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि इसमें से अब कौन चालू करेगा, कैसे चालू होगा, कैसे ठीक होगा। ये योजना तो खैर बनाने वाले बनाएंगे। हाँ वो बनेगा उसमें से 100% मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि एचईसी के लोग बहुत परेशान हैं, हम जानते हैं। आपसे ये आश्वासन मिलना उनके लिए मतलब हमारे चैनल के माध्यम से एक बहुत बड़ी खबर होगी। बिल्कुल एचईसी बनेगा, उसमें से और अच्छा होगा, लेकिन कैसे अच्छा होगा अभी हम नहीं बता सकेंगे। हमारे ध्यान में भी है, देश के प्रधानमंत्री के नॉलेज में भी है, लेकिन हमने कहा कि जो व्यक्ति बहुत बीमार हो जाता है उसको ठीक करने में भी तो समय लगता है। आप सोचेंगे कि तुरंत वो एकदम ताज़ा हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है, थोड़ा समय लगता है। एक जब रणनीति या लोगों के बीच जब आप आज जा रहे हैं, बीजेपी जब वोट मांगने जा रही है, तो तमाम तरह की बातें जो है, जिस तरह से बीजेपी का अगर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटा, या फिर अयोध्या में राम मंदिर बनने में केंद्र सरकार की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही, जो पहले बीजेपी के लोग ही कहते हैं कि नहीं रहती थी। तो ये सब चीजें जो है वो जनता कितनी कन्विंस है इससे, क्योंकि कांग्रेस और जेएमएम लगातार जो है राम मंदिर का मुद्दा हो या धारा 370 का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर बीजेपी को अलग अलग एंगल से घेर रही है। देखिए मैं एक प्रकार से कहूँ कि भाई कांग्रेस पार्टी हो या जो भी एनडीए अलायंस गठबंधन के नेता लोग हैं, उनके पास तो लगता है कोई मुद्दा ही नहीं है। जब मंदिर नहीं बना था तो कहते थे ये लोग मंदिर नहीं बना रहे हैं, खाली लोगों को ठग दिया है, सिर्फ नारा लगाते हैं मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताते। जब बन गया और तारीख में बताया गया तो ये लोग अब उसका भी विरोध करते हैं। 370 का भी वही हालत था कि ये लोग कहते थे कि भाई कभी समाप्त नहीं होगा, कर नहीं सकता है। जब 370 समाप्त कर दिया तो अब कांग्रेस वाले कहते हैं नहीं, हम लोग आएंगे तो 370 ही रिस्टोर करेंगे। सीआईए के बारे में उनकी वही हालत है। तो कहने का अर्थ है कि ये लोग जिसको बोलते हैं ना कन्फ्यूज्ड हैं, भले हम बोलें क्या करें क्या। अरे आप तो अगर लगता है कि ये गलत हुआ है तो बोलो ना कि हम लोग सत्ता में आएंगे तो अयोध्या में फिर से हम लोग वो ढांचा को खड़ा कर देंगे। तो ये लोग कन्फ्यूजन की जो पॉलिटिक्स करते हैं, इसलिए जनता भी इन लोगों को समझ चुकी है भाई इन लोगों का कोई मुद्दा नहीं है, कोई इशू नहीं है। और इसलिए आप देखेंगे रोज रोज ये लोग इशू बदलते रहते हैं। अरे हम लोग तो चुनाव क्या कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी तो इन 10 वर्षों की मोदी जी के कामों को लेकर के हम लोग जनता के भी जा रहे थे, लेकिन इनको इसमें कहाँ पसंद था। तो इन्होंने क्या कहना शुरू कर दिया, रेलवे आएगा, संविधान बदल देगा, रिजर्वेशन खत्म कर देगा। अब मोदी जी ने जवाब दिया, अब उनके पास कोई जवाब नहीं सूझ रहा है। तो वास्तविकता तो क्या है, रिजर्वेशन वही समाप्त करने कम करना चाहते हैं, एसटी का, एससी का, ओबीसी का, उसकी घटा करके और मुस्लिम माइनॉरिटी को देना चाहते हैं। लेकिन इस बात को बोलेंगे नहीं, बड़े घुमा करके क्या करते रहते थे। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा लिख करके देना कि हम धार्मिक आधार पर मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं देंगे। तो आज तो वो खुद फंसे हुए हैं। ईडी के मार्फत जो है बीजेपी अपने विरोधियों को समाप्त कर रही है। दूसरी तरफ बीजेपी के लिए ये एक चुनौती हो गई है कि इस बात को एक तरफ तो ईडी साबित कर रही है कि ये बात गलत है, दूसरी तरफ बीजेपी को भी राजनीतिक तौर पर यह साबित करना पड़ रहा है कि ये जो आरोप विपक्षी लोग लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। ऐसे में बाबूलाल जी, ऐसे में ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया है, क्योंकि लोग, आप तो जान ही रहे हैं और हम लोग भी जान रहे हैं, लोग मैसेज बहुत फ्लो कर रहे हैं कि अपने विरोधियों को समाप्त कर रही है। न सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में, झारखंड में तो उनको खैर मौका भी नहीं मिल रहा है, लेकिन कभी अजित पवार का नाम लेते हैं, कभी छगन भुजबल का नाम लेते हैं, कभी किसी का नाम लेते हैं, कभी आसाम के मुख्यमंत्री का नाम लेते हैं।
और उसी बहाने कहते हैं कि जिस तरह से उन लोगों को साफ कर लिया गया, अपने में लाके हेमंत को फंसाया गया। देखिए, मैं कहूँगा कि अब इसका कोई मतलब नहीं होता है। 2 दिन पहले हाई कोर्ट का निर्णय आ चुका है। हाई कोर्ट हेमंत सोरेन गए थे और ये कहने के लिए कि भाई ये हमारी गिरफ्तारी इलीगल है, और हाई कोर्ट ने साफ कह दिया भाई ईडी ने जो कहा था कि वो सच है और इन्होंने गलत किया है। मानिए उनकी गिरफ्तारी कोई गलत नहीं है, कोई षड्यंत्र नहीं है। जब हाई कोर्ट ने कह दिया तो इसके बाद तो फिर इस पर कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ, मैं इतना जरूर कहूँगा कि भाई राज्य के मुख्यमंत्री या कांग्रेस पार्टी हो या ये लोग जो सरकार चला रहे हैं, उन्होंने कहा कि अब तो 4.5 साल हो रही को चला है, 4 वर्षों तक हेमंत सोरेन जी राज्य के मुख्यमंत्री रहे। भाई 4 वर्षों तक क्या हुआ इस राज्य में हर जनता को पता है। आपने नदी की बालू, पहाड़ की पत्थर सब इलीगल तरीके से आपने भिजवाया। कोयला तो आज भी इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्टिंग हो रहा है। यह और कोयला के इलाकों में आप जाएंगे तो बच्चे बच्चे सब बोलते हैं भाई किस प्रकार से इलीगल और कैसे उससे पैसा पुलिस को मिलता है, फिर सत्ता तक पहुंचता है। और उसके बाद ज़मीन को भी, ज़मीन आप पूरे राज्य की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, रांची की आप देखें, पिछले दिनों के एक लोग यहाँ तक कि डीसी तक की गिरफ्तारी हुई, अभी भी जेल में बंद है। आप साहब सरकारी ज़मीन को फर्जी कागजात बना करके उसको भी प्लॉटिंग करके बेचना, यानी इसको जीएम लैंड बोलते हैं। ट्राइबल की जो भूमिहारी ज़मीन है जो बिकता नहीं है, उसका भी फर्जी कागजात बना करके पूर्व सेवा की दिखा करके उसको भी बेच डालना या अपने चहेतों के नाम कर लेना, जिसके केस में वो जो जेल में बंद है। हम लोग तो पहले ही उठा रहे थे। और उसके बाद के प्रमाण तो यही है, जब वो मामला चला तो कब लोगों ने केस फाइल किया, कितना कब सुनवाई हुआ, किसी को पता नहीं। और फिर ये स्टोर दिखा दिया गया जिस दिन इनकी गिरफ्तारी उससे 1 दिन पहले की। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है भाई। अब वहाँ किसी से भी जाएंगे ये हत्या किनका है, किसने इतना लंबा चौड़ा बाउंड्री दिया है, सब बच्चा बच्चा बोलता है। तो वीडियो भी मतलब कुछ वहाँ जो सुरक्षा प्रहरी थे जिसको रखा था कोई सा मुंडा, उसका भी वीडियो मैंने देखा था कि भाई वो बोल रहा है कि भाई हेमंत सोरेन का है, और ये कहता है मेरे नाम से कुछ है नहीं। मिलिट्री तक की, सेना तक की ज़मीन को ये लोगों ने नहीं छोड़ा, कागजात फर्जी कागजात बना करके उसको भी लोगों ने बेच डाला। तो आप इतनी सारी आप गड़बड़ी करेंगे तो फिर केस तो होगा ही, पकड़े जाओगे ही। बाबूलाल जी, एक चुनाव में प्रत्याशियों की बात जब आती है, कई ऐसे प्रत्याशी हैं, खास करके जैसे धनबाद में, आखिर क्या मजबूरी थी या क्या जरूरत थी? आपके तरफ से आज ये जानना चाहेंगे, क्योंकि हमको लगता है कि बहुत कम लोग ये आपसे पूछ पाए होंगे कि आखिर क्या लाचारी थी या क्या सोच करके आपने। देखिए, भले धनबाद में हमारे प्रत्याशी नहीं, धनबाद में हमारे विधायक है भाई, 2-2 बार के विधायक है। इसलिए हमें तो इस बात की समझ में नहीं आ रहा है, जब विधायक थे तो लोग कुछ नहीं बोल रहे थे। अब जब उनको सांसद के लिए हम लोगों ने उनको टिकट दिया और चुनाव लड़ा रही है पार्टी, तो लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया। तो ये बड़ा समझने वाली बात है। कोई ऐसा नहीं है कि आज अचानक वो चुनाव लड़ रहे हैं, कि भाई वहाँ विधायक है। हाँ, नियम कानून तो विधायक के समय भी लागू होता था, तो विधायक कहेगा वर्षों से। तो इसलिए वहाँ इस प्रकार के हंगामा अधिक हो रहा है। केस मुकदमा भी आप जानते हैं कि जो दबंग होते हैं और ख़ास करके जिस कम्युनिटी से आते हैं, जिस इलाके में है, तो दबंग होते हैं। तो कई लोग पहले से जमाए प्रभु, तो उनको लगता है कहीं मेरा दुकान ना बंद हो जाए, तो वो विरोध करेंगे स्वाभाविक रूप से। तो हेमंत सोरेन जैसा लगता है, जैसा कि बाकी देख रहे हैं, मनीष सिसोदिया को देख रहे हैं, तमाम लोगों को देख रहे हैं, कि हो सकता है कि अभी लंबा रहेंगे अंदर।
ऐसे हालात में कल्पना सोरेन जिस तरह से उभर रही हैं, ये बीजेपी के लिए कितनी बड़ी चुनौती है? नहीं, बीजेपी के लिए कोई चुनौती नहीं भाई। अब तो शिबू सोरेन भी तो थे ना, उनके ससुर जी भी तो, ससुर जी तो बहुत बड़े लीडर थे। महिला है, अंग्रेजी बोलती है, लोगों में नहीं, मैं बोले कि अंग्रेजी बोले तो बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, उससे क्या अंतर पड़ता है। बहुत से कॉलेज में प्रोफेसर है, ट्राइबल भी बहुत प्रोफेसर है अंग्रेजी के में। तो इसलिए बोले अंग्रेजी बोलना, हिंदी बोलना ये कोई विषय नहीं है। जाती हैं, हाँ ठीक है ना, तो उस सब कोई अंतर है। हम तो क्या बोलेंगे, हम बोले कि उसी के घर में शिबू सोरेन भी लीडर है, आज भी है। अब वास्तव में उनको क्या बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, यानी उसको देवता की तरह लोग पूछते थे, आज भी लोग पूछते नहीं कर सब बात। लेकिन बीजेपी ने उनको भी कई बार चुनाव हराया। ऐसा तो नहीं है कि वो बहुत बड़ी बातें हैं। अरे चुनाव लड़ रही है, ठीक है, लोकतंत्र है, चुनाव लड़े अपना किस्मत। भविष्य में कल्पना सोरेन बीजेपी के लिए चुनौती नहीं? नहीं, कोई चुनौती नहीं है भाई। हमारे लिए क्या चुनौती रहेंगे, वो तो देखे कि उनके घर में ही वो चुनौती है। जब इनकी राजनीति में एंट्री हुई, आपने देखा कि उनकी क्या बोलते हैं उसको, जेठानी या हाँ सीता सोरेन पार्टी से छोड़ दिए जैसे। तो बाबूलाल जी, चुनाव को लेकर के इनसे जो भी बातचीत हुई, बीजेपी ने पृष्ठभूमि पूरी तरह से तैयार रखी हुई है, चुनावी रणनीति तैयार रखी हुई है और उस हिसाब से चीजें बहुत सिस्टम से जा रही हैं। बाबूलाल जी का ये भी कहना है कि हेमंत सोरेन जिस तरह से झेल गए, वे उनके कर्मों का नतीजा है। दूसरी तरफ अगर कहा जाए तो कल्पना सोरेन को जिस तरह से झारखंड मुक्ति मोर्चा लीडर के रूप में सामने रख रहा है, तो लीडर तो उनके यहाँ पहले से गुरुजी जैसे लीडर है। तो ये तमाम बातें हैं जो चुनाव को लेकर के बीजेपी के मन में है। बाबूलाल जी से खास बातचीत में आज बस इतना ही। आगे फिर किसी बड़ी शख्सियत के साथ फिर रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।